नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 13 के साथ। बहुत दिनों बाद रात में सोते वक्त झींगुरों की झाएं झाएं आकाश को सुनाई पड़ रही थी। गांव आकर एक बार फिर पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गईं। आकाश उस कमरे की हर एक दीवार को बार बार देख रहा था। उसने करवट बदली तो धृति अभी भी आंखें खोले छत को ताक रही थी। वहीं अलंकृता उन दोनों के बीच में लेटी गहरी नींद में खोई मीठे मीठे सपने देख रही थी। सो जाओ, अब तो एल्सा भी सो गई। हमें लग रहा है आप यहाँ बेवजह परेशान हो जाएंगे। पापा जी सही कह रहे थे, यहाँ निवेश करना सही नहीं होगा। क्यों ना आप शहर में ही कुछ। आकाश मुस्कुराया और उसके हाथ अपने हाथों में भरते हुए बोला, रानू, तुम कब से मुझ पर शक करने लगी? तुमने ही तो कहा था मेरा साथ दोगी, और अभी तो शुरुआत के पहले कदम पर ही तुमने हार मान ली। पर उसके लिए तो आपको यहाँ रहना होगा ना। हमारा तो ठीक है, लेकिन आपका तो आदत नहीं है ऐसे रहने का। कैसे रह पाएंगे? काहे भाई, अबे कोनो कमी बेसी रह गई है का? बढ़िया कूलर लगा है, इन्वर्टर हमारे साले ने लगवा ही दिया, बाथरूम में वेस्टर्न सीट भी है, अब तो फुहारे वाला कुप्पी भी लग गया है। अब का कमी है रानो? आकाश ने उसके चेहरे से बाल समेटते हुए कान के पीछे कर दिए। धृति ने उसके हाथ में काट लिया। बेचारा अलंकृता की वजह से चिल्ला भी नहीं पाया। हमने कितनी बार कहा है हमारा नकल मत उतारा करिए, हाँ नहीं तो। अरे तो तुम काट लो की, बिल्ली कहीं की। वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तुम मिसेस धृति आकर्ष सिंह राजपूत चतुर्वेदी, तुम मेरी मदद करोगी, समझी? धृति ने उसकी तरफ देखकर दांत होठों में कस कर भींच लिए, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब आप हमें मिसेस धृति आकर्ष सिंह चतुर्वेदी राजपूत बोल ही दिए हैं तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। कहिए क्या करना है? यार, मुझे ना गांव की औरतों से बातचीत करनी है। मैं उन्हें अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। कम से कम उनसे बात तो करूँ, उन्हें समझा सकूँ तो मुझे तसल्ली मिलेगी। इस तरह इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आत्मनिर्भरता भी। तुम बताओ, क्या ये उनके लिए बेहतर नहीं है? उनकी तरक्की, उनकी खुशी। लेकिन रजन बोल रहा है ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तुम बताओ ना, कुछ हो सकता है क्या? धृति ने पलकें झपकाईं। रजन सही कह रहा है, यहाँ के आदमी लोग औरतों का काम पर नहीं भेजेंगे, वरना उनके घरेलू कामकाज रुक जाएंगे ना। ऐसा नहीं है धृति, हम चाहें तो उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ना, और काम तो हाथ बटाकर हो ही जाएगा। घर के आदमी भी तो काम में हाथ बंटवा सकते हैं ना। ओ पापा जी, आपके और अर्नब जैसे आदमी नहीं है यहाँ, गांव है, शहर नहीं। रानो यार, बस किसी तरह गांव की औरतों तक मेरी बात पहुंचे तो सही। मुझे पता है उनमें से कई ऐसी सारी होंगी जो मेरी सोच से वास्ता रखती होंगी। धृति ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, हम आपकी बातचीत का जुगाड़ करवा सकते हैं। हाँ, आपका काम बन ही जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ा खर्चा लगेगा। आकाश उठकर बैठ गया। उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपना प्लान बताओ। बरगद पूजा आने वाला है, उस दिन गांव भर की औरतें बरगद के नीचे इकट्ठा होंगी। बस वही दिन होगा आपके पास उन्हें समझाने के लिए, कोशिश कर लीजिएगा। बोलते हुए धृति ने धीरे से अपनी सारी योजना आकाश को समझा दी। आखिर दिमाग तो वही था जिसने अर्नब को उसकी रूही दिलाने में मदद की थी। आकाश का चेहरा चमक गया। वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, मान गया रानू मेरी, मान गया मैं तुम्हें। दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास, ऐसे ही नहीं करेले की सब्जी खिलाकर यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर रही हो। फुसफुसाते हुए उसने धृति के गाल खींच लिए। 2 दिन में आकाश ने खूब सारी तैयारियां कर ली। आखिरकार बरगद पूजा का दिन आ ही गया। गांव में चारों तरफ लाल रंग
हवा में घुला सा मालूम पड़ रहा था। जिधर देखो उधर लाल साड़ी, सोने के गहने और चमकदार किरण लगी चुनरियां ओढ़े औरतें गलियों में, सड़कों पर आरती की थाली हाथ में पकड़े दिखाई दे रही थीं। घंटियों की खनखन, पायलों की छनक और औरतों की मिली जुली हंसी उस धूप भरी गर्म दोपहरी को भी बेहद खूबसूरत बना रही थी। धृति के घर के करीब ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। लगभग आधे गांव की महिलाएं तो उसी के नीचे पूजा करने आती थी। धृति भी उस दिन खूब मन से 16 श्रृंगार करके तैयार हुई थी। सुबह से भूखी प्यासी उसने भोग का सामान तैयार किया और थाली में सजाकर आकाश के साथ बरगद के पेड़ तले पहुंच गई। वहां उसने बाकी औरतों और अपनी मां के साथ पूजा संपन्न की। तब तक रज्जन वहां पेड़ तले कुर्सियां बिछा रहा था। इतना ही नहीं, सामने एक छोटा मंच सा बना दिया गया। पूजा के लिए आने वाली औरतें हैरानी से देख रही थीं। अब तो आकाश को गांव के कई लोग अच्छी तरह पहचान चुके थे। उस पर भी कुछ 16-17 बरस की अनब्याही कन्याओं के लिए तो वो अभी भी शाहरुख खान से कम नहीं था। इसलिए जो भी अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करने आती, वो आकाश को देखकर वहीं बैठ जाती। इतने में रज्जन माइक लेकर मंच पर चढ़ा और हेलो हेलो माइक टेस्टिंग बोलते हुए उसने माइक पर खटखटाया। एक जोर की सिंग की आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंज गई। सब ने अपने कान बंद कर लिए। ए हो चच्ची, ऐसन का देखती हो टुकुर टुकुर? हो गया हो पूजा पाठ तो बैठ जाओ लाल वाला कुर्सी पर। रज्जन हाथ से सामने खड़ी उस औरत को इशारे करते हुए बोला, जिसके साथ बगल में 7-8 साल का लड़का चड्डी बनियान पहने खड़ा अपनी नाक खोद रहा था। ये ऋतिक, कहाँ बॉडी बनाया है हो? एकदम असल का ऋतिक रोशन जैसे। चल उधर जा अपने बाप को लेके। जिज्जा हमारे भंडारा भी रखवाए हैं, जा पूड़ी कद्दू बट रहा। चड्डी बनियान पहने ऋतिक ने सुना और रज्जन की उंगली की दिशा में दौड़ पड़ा। सच में वहां एक बड़ा सा भंडारा लगा हुआ था। आधे गांव के मर्द और बच्चे चींटियों की तरह लाइन में धक्का मुक्की रेलम पेल करने में जुटे हुए थे। ऋतिक की मम्मी चिंताजनक मुद्रा में उधर देखने लगी। ए चच्ची, बैठ जाइए, आप जनानियों का उपास है ना, जब तोड़िएगा तो सबके घर कद्दू पूड़ी भिजवा दिया जाएगा, स्पेशल बूंदी वाला रायता और खीर के साथ। आखिरी कुछ शब्द रज्जन ने माइक पर फुसफुसाकर बोले। पर ये सब हो क्या रहा है? कौन है खुशी में पूड़ी कद्दू बट रहा है भैया, बताइयो। दूर तक हाईवे जैसी मांग में लाल सिंदूर भरे चाची साड़ी का पल्लू मुंह में दबाते हुए बोली। काहे और रज्जन, बारात विदा कर लाए का हैं? ब्याह का दावत ना देना पड़े इसलिए पूड़ी कद्दू में निपटा दे रहे हो? एक और जनानी मुंह ढककर बोल पड़ी। औरतों में हंसी की लहर दौड़ गई। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 13। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।